नमस्कार, आप सभी का साइंस क्लास में स्वागत है। आज हम बात करेंगे गोलीय दर्पण के बारे में। कल की क्लास में हमने अध्ययन किया था प्रकाश परावर्तन के बारे में, परावर्तन के नियमों के बारे में और समतल दर्पण से किस प्रकार के प्रतिबिंब का निर्माण होता है उसके बारे में अपन ने कल की क्लास में अध्ययन किया था। आज हम इससे आगे पढ़ेंगे गोलीय दर्पण के बारे में। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं और गोलीय दर्पण के द्वारा किस प्रकार के प्रतिबिंब का निर्माण होता है, इनके बारे में आज अपन अध्ययन करते हैं। देखिए दोस्तों, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, सबसे पहले परिभाषा की बात करें तो गोलीय दर्पण क्या होते हैं? ऐसे दर्पण जिनकी एक परावर्तक पृष्ठ क्या होती है, गोल होती है, या अपन कह सकते हैं ऐसे दर्पण जिनकी परावर्तक पृष्ठ क्या होती है, गोल होती है। ऐसे दर्पण क्या कहलाते हैं? गोलीय दर्पण। ऐसे दर्पण जिसकी परावर्तक पृष्ठ कैसी होती है, गोल, या अपन कह सकते हैं वक्र होती है, ऐसे दर्पण क्या कहलाते हैं? गोलीय दर्पण कहलाते हैं। देखिए दोस्तों, जो हमारे गोलीय दर्पण है वो दो प्रकार के, कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के। कौन कौन से? एक तो है अवतल दर्पण। कौन से दर्पण? अवतल दर्पण। और दूसरा है उत्तल दर्पण। बात करते हैं अपन सबसे पहले अवतल दर्पण के बारे में। अवतल दर्पण किस प्रकार इनकी संरचना होती है और इनमें किस प्रकार के प्रतिबिंब का निर्माण होता है और अवतल दर्पण का अपन कहाँ पर प्रयोग करते हैं। देखिए, जो अवतल दर्पण होते हैं ये एक संपूर्ण गोले का भाग है। जैसे माना कि यह अपना क्या है, एक संपूर्ण गोला है। अगर इस गोले को मैं आधे से ज़्यादा के भाग को क्या करूं, काट दूं। क्या करूं? काट दूं और पीछे की ओर मैं क्या लगा दूं, पॉलिश लगा दूं, तो किस प्रकार के दर्पण का निर्माण होगा? अवतल दर्पण का निर्माण होगा। अगर मैं इसी प्रकार के दर्पण के अंदर की साइड पॉलिश करता हूं तो इसका मतलब वो अपना दर्पण कौन सा हो जाएगा? उत्तल दर्पण हो जाएगा। तो ध्यान आपको ये रखना है, अवतल दर्पण की परिभाषा ये है, ऐसे दर्पण जिनकी परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर होती है। ऐसे दर्पण जिनकी परावर्तक पृष्ठ कौन सी होती है? अंदर वाली परावर्तक पृष्ठ होती है। तो ऐसे दर्पण जिनकी परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर होती है, ऐसे दर्पण क्या कहलाते हैं? अवतल दर्पण कहलाते हैं। अब इस गोले को जो एक्स्ट्रा भाग है इसको क्या करता हूं, मैं हटा देता हूं, तो ये अपने पास में कौन सा दर्पण हो गया? एक प्रकार से अवतल दर्पण हो गया। पहचान क्या है? बाहर की ओर पॉलिश किया। पॉलिश अवतल दर्पण में कहाँ पर किया जाता है? बाहर की ओर पॉलिश किया जाता है। जो अंदर का भाग है वो परावर्तक पृष्ठ के रूप में कार्य करता है। परावर्तक पृष्ठ जहाँ पर किरणें क्या होती है? परावर्तित होती है। दूसरी बात है कि अपन अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिसारी दर्पण कहते हैं। अभिसारी दर्पण। तो अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं? इसका कारण यह है कि अवतल दर्पण के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें जब अवतल दर्पण से परावर्तित होती है तो अवतल दर्पण क्या करता है? इन किरणों को एक जगह केंद्रित करता है। इन किरणों को क्या करता है? एक जगह केंद्रित करता है। तो किरणों को एक जगह केंद्रित करने के कारण ही इसे अपन क्या कहते हैं? अभिसारी दर्पण कहते हैं। अभी का मतलब होता है एक जगह केंद्रित, एक जगह क्या करना? केंद्रित। तो अवतल दर्पण क्या करता है? किरणों को एक स्थान या बिंदु पर फोकसित करता है या बिंदु पर केंद्रित करता है, जिसके कारण इसे अपन क्या कहते हैं? अभिसारी दर्पण कहते हैं। ये तो होगी इस दर्पण के बारे में नॉर्मल सी जानकारी। फिर अपन बात करते हैं जिस स्थान पर ये किरणें मिलती है उस स्थान को अपन कहते हैं फोकस बिंदु। क्या कहते हैं? फोकस बिंदु। तो बात करते हैं फोकस बिंदु क्या है। फोकस बिंदु
जिसे अपन कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं। फोकस बिंदु वह बिंदु है जिस पर अवतल दर्पण के समक्ष आने वाली समांतर किरणें परावर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है वह बिंदु क्या कहलाता है? फोकस बिंदु कहलाता है। और जिसे अपन किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए, जो हमारी ये जो परावर्तक पृष्ठ है, इस परावर्तक पृष्ठ का जो मध्य भाग है, इस परावर्तक पृष्ठ का मध्य भाग जिसे अपन कहते हैं ध्रुव, क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। और इस ध्रुव को अपन किससे प्रदर्शित करते हैं? O से प्रदर्शित करते हैं। तो परावर्तक पृष्ठ का मध्य भाग क्या कहलाता है? ध्रुव। और जिससे अपन किससे प्रदर्शित करते हैं? O से प्रदर्शित करते हैं। ध्रुव अपना क्या है? परावर्तक पृष्ठ के जो मध्य का भाग है वो है अपना ध्रुव। अब ध्यान दीजिए दोस्तों कि जो हमारा ध्रुव है, इस ध्रुव और F के बीच की दूरी, ये परावर्तक पृष्ठ के मध्य का भाग ध्रुव और ये होगी अपनी F। फोकस बिंदु और ध्रुव के मध्य की दूरी क्या कहलाती है? फोकस दूरी कहलाती है। क्या कहलाती है? फोकस दूरी। फोकस दूरी। और फोकस दूरी को अपन किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल f से। स्मॉल f फोकस दूरी, कैपिटल F वो अपना क्या है? फोकस बिंदु है। तो फोकस दूरी क्या होती है? F व O ध्रुव के मध्य की दूरी। मध्य की दूरी क्या कहलाती है? फोकस दूरी कहलाती है। फोकस बिंदु जहाँ पर किरणें एक जगह मिलती है, एक जगह केंद्रित होती है, एक जगह फोकसित होती है, वो बिंदु अपना फोकस बिंदु। फोकस दूरी O और F के मध्य की दूरी क्या कहलाती है? फोकस दूरी कहलाती है। अब अपन बात करते हैं इसके अंदर वक्रता केंद्र की। किसकी बात करते हैं? वक्रता केंद्र, जिससे अपन किससे प्रदर्शित करते हैं? C से इसे प्रदर्शित या दर्शाते हैं। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर माना कि ये कौन सा बिंदु है? C, जिसे अपन कहते हैं वक्रता केंद्र। अब ध्यान दीजिए, अगर मैं इस लेंस को अगर मैं इस दर्पण को एक संपूर्ण गोले का भाग मानूं, क्या मानूं? एक संपूर्ण गोले का भाग मानूं, तो इस संपूर्ण गोले का जो केंद्रीय भाग होगा, जो इस संपूर्ण गोले का केंद्रीय बिंदु क्या कहलाएगा? अपना वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्या होता है? अगर इस दर्पण को मैं एक संपूर्ण गोले का भाग मानूं और संपूर्ण गोला मानूं और संपूर्ण गोले का ही केंद्र बिंदु क्या कहलाता? अपना वक्रता केंद्र। तो संपूर्ण गोले का जो केंद्र हो जाएगा, केंद्र बिंदु, वो अपना क्या कहलाएगा? वक्रता केंद्र। ठीक है। अब देखिए, अब इस गोले की त्रिज्या या तो ये भाग या फिर इस वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहलाएगी? वक्रता त्रिज्या। अपन कह सकते हैं वक्रता त्रिज्या। कौन सा भाग है? C और O के बीच की दूरी। C व O के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। जो इस गोले की त्रिज्या है वही क्या होती है? वक्रता त्रिज्या होती है। ये तो होगी इस गोले के बारे में बात। थोड़ी सी देखिए, जो बीच की मुख्य लाइन है जिसे अपन कहते हैं मुख्य अक्ष, जिसे अपन क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष, जिस पर फोकस बिंदु स्थित होता है, जिस पर वक्रता त्रिज्या स्थित होती है, या अपन कह सकते हैं वक्रता त्रिज्या और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। अब दोस्तों अपन बात करते हैं अवतल दर्पण के द्वारा किस प्रकार के प्रतिबिंब का निर्माण होता है, या अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में। अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब। अवतल दर्पण से किस प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, उनके बारे में अपन थोड़ी बहुत डिस्कस करते हैं। देखिए, अवतल दर्पण, ये अपना कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है, जिसमें पॉलिश बाहर की ओर की हुई है और परावर्तक पृष्ठ कौन सी है? अंदर की ओर इसमें क्या है? परावर्तक पृष्ठ है। अब अपन थोड़ी सी सारणी के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। बिंब को कहाँ पर रखते हैं, उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, प्रतिबिंब कैसा बनता है, छोटा है बड़ा है, उसकी अपन एक सारणी के माध्यम से उसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे पहले देखते हैं बिंब की स्थिति। बिंब की स्थिति, तो सबसे पहले अपन बिंब कहाँ पर रखते हैं? मैंने पहले बता दिया है ध्रुव क्या होता है,
फोकस बिंदु क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है, सब पहले बता दिया है। ये माना कि एक प्रकार का अवतल दर्पण है जिस पर किरण पुंज आपतित हो रहा है। अब यह किरण पुंज इस दर्पण से परावर्तन होने के पश्चात क्या होगा, एक बिंदु पर मिलेगा। उस बिंदु को अपन क्या कहते हैं, फोकस बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, फोकस बिंदु कहते हैं। अब देखो यहाँ पर आपको बिंब रखा हुआ नजर नहीं आ रहा है, इसका मतलब बिंब कहाँ पर है, अनंत पर। बिंब कहाँ पर है अपना, अनंत पर। लेकिन जब बिंब अनंत पर था तब उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बना, फोकस बिंदु पर। तो अपन ने बात की बिंब है वो पहली स्थिति के अंदर बिंब अपना अनंत पर, कहाँ पर है, अनंत पर। प्रतिबिंब उसका कहाँ पर बना, प्रतिबिंब बना फोकस बिंदु पर। कहाँ पर बना, फोकस बिंदु पर। तो उसका प्रतिबिंब है वो एफ पर। कहाँ पर बना, एफ पर। प्रतिबिंब कैसा बना है, उल्टा। प्रतिबिंब कैसा बना है, वास्तविक और उल्टा। तो प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब कैसा बना है, वास्तविक और उल्टा बनाए। प्रतिबिंब कैसा बनाए, वास्तविक और उल्टा। अब बात करते हैं प्रतिबिंब का आकार। प्रतिबिंब कैसा बना है, बड़ा बना है, छोटा बना है। प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब कैसा है, जब वस्तु बहुत ही अधिक दूरी पर है, अनंत पर है, वस्तु की स्थिति का अपन को मालूम नहीं है, तब प्रतिबिंब कैसा बनेगा, छोटा बनेगा, अत्यधिक छोटा। प्रतिबिंब जब बिंब बहुत ही दूर हो, अधिक दूरी पर हो, तब इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, अत्यधिक छोटा। कैसा बनेगा, अत्यधिक छोटा। दूसरी स्थिति में अपन वस्तु को कहाँ पर रखते हैं, दूसरी स्थिति में अपन वस्तु को रखते हैं कहाँ पर, अनंत व वक्रता केंद्र सी के बीच में। अनंत व वक्रता केंद्र सी के बीच में। तो यहाँ पर आप देखिए यह दूसरी स्थिति, और दूसरी स्थिति के अंदर अपन कहाँ पर रखेंगे वस्तु को, ये अनंत और ये अपना है वक्रता केंद्र। जब वस्तु को वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखते हैं तब इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, यह किरण आ रही है और यह किरण कहाँ से गुजरेगी, फोकस बिंदु से गुजरेगी। दूसरी किरण फोकस बिंदु से गुजरती है तो मुख्य अक्ष क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। अब यहाँ पर आपको क्या स्थिति नजर आ रही है, जब अपन ने अनंत व यह अनंत और जब सी या वक्रता केंद्र के बीच में बिंब को रखा तब अपना प्रतिबिंब कहाँ पर बना, यह अपना प्रतिबिंब है और यह अपना क्या है, बिंब। ये अपना अवतल दर्पण, ये हो गया फोकस बिंदु, ये किरणें वापस क्या हो गई है, परावर्तित हो गई है। तो दूसरी स्थिति के अंदर अपन ने बिंब को कहाँ पर रखा, अनंत व सी के मध्य, अनंत व सी के मध्य। तब इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बना है, सी और एफ के मध्य। तब इसका प्रतिबिंब बना है सी व एफ के बीच में, सी व एफ के बीच में। सी अपना वक्रता केंद्र और एफ है अपना फोकस बिंदु के बीच में। प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक उल्टा। प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक और उल्टा। आकार कैसा होगा, प्रतिबिंब है वो छोटा, प्रतिबिंब कैसा होगा, छोटा, अत्यधिक छोटा नहीं, लेकिन बिंब से हमारा प्रतिबिंब कैसा है, छोटा है। आप इसके अंदर आकृति भी देख सकते हो, बिंब है वो इतना बड़ा है लेकिन जो अपना प्रतिबिंब बना वो क्या, इससे छोटा बना। तीसरी स्थिति के अंदर अपन बिंब को कहाँ पर रखते हैं, वक्रता केंद्र पर। कहाँ पर रखते हैं, वक्रता केंद्र पर। जैसे देखिए ये अपना हो गया अवतल दर्पण, यह अपना वक्रता केंद्र और अपन ने यहाँ पर इस बिंब को रखा है। तो देखिए क्या स्थिति बनती है, जब अपन बिंब को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तब इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, वक्रता केंद्र पर ही बनता है। तो इसका प्रतिबिंब है वो वक्रता केंद्र पर बनना चाहिए था। जैसे इसको ये इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बन गया, वक्रता केंद्र पर। तो ये तो अपना है बिंब और ये इसका क्या बन गया है, प्रतिबिंब। अर्थात
जब अपने वस्तु को कहाँ पर रखा, वक्रता केंद्र पर, तब इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बना, वक्रता केंद्र पर। जब अपन बिंब की स्थिति कहाँ पर है, तीसरे में वस्तु को C पर, अर्थात जब अपने वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा तब इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बना, C पर, अर्थात वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखने पर उसका प्रतिबिंब है वो वक्रता केंद्र पर ही बनता है। प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक और उल्टा। कैसा बनेगा, वस्तु के बराबर, जितना बिंब है उतना ही प्रतिबिंब बनेगा। तो जब अपन वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तब उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है। कैसा बनता है, वास्तविक और उल्टा। कैसा बनेगा, बराबर, जितनी वस्तु है उतना ही उसका क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। अगली स्थिति के अंदर अपन वस्तु को कहाँ पर रखते हैं, थोड़ी और वस्तु को नज़दीक लाते हैं तो हमारा प्रतिबिंब है वो थोड़ा दूर खिसक जाएगा। तो तीसरी स्थिति के अंदर अपन वस्तु को लाते हैं C और F के मध्य। जैसे देखिए ये अपना अवतल दर्पण और इसमें अपन वस्तु को रख रहे हैं, यह बिंदु C और यह बिंदु F। अपन ने वस्तु को रखा C और F के मध्य, तब इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, वक्रता केंद्र से आगे। इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, वक्रता केंद्र से आगे बनेगा। ये देखिए इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बना है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। ये अपना बिंब हो गया, ये अपना क्या है, प्रतिबिंब। ये किरणें आपतित हुई है, आपतन के बाद किरणें परावर्तित हुई है। तो चौथी स्थिति के अंदर क्या हुआ है, जब अपने वस्तु को कहाँ पर रखा है, C और F के मध्य। वस्तु को कहाँ पर रखा है, C और F के मध्य। वस्तु C व F के बीच, वस्तु कहाँ पर है, C और F के बीच में। तब देखो प्रतिबिंब आगे जाएगा, आगे कहाँ पर जाएगा, C व अनंत के मध्य। प्रतिबिंब कहाँ पर बना है, C व अनंत के मध्य। ये अपना वक्रता केंद्र C और यहाँ अपना अनंत, तो C व अनंत के मध्य बना है। कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा। वस्तु से कैसा होगा, बड़ा होगा। वस्तु से कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा। देख सकते हैं आप आकृति के अंदर भी, तो प्रतिबिंब है वो कैसा होगा, बड़ा होगा। आगे जो अपनी स्थिति होगी उस स्थिति में अपन बिंब को कहाँ पर रखेंगे, फोकस बिंदु पर। कहाँ पर रखेंगे, फोकस बिंदु पर। तो जैसे देखिए ये अगली स्थिति अपने पास में, अवतल दर्पण, ये अपना फोकस, और अपन ने फोकस बिंदु पर वस्तु को रख दिया है। तब इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, यह किरण आपतित हुई है और आपतन के बाद परावर्तित हुई है। अब इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ पर बनेगा, अनंत पर। कहाँ पर बनेगा, अनंत पर। तो जब वस्तु F पर रखी है तब इसका प्रतिबिंब बनता है अनंत पर। आप समझ सकते हैं अगली स्थिति के अंदर, जब वस्तु को F पर कहाँ पर रखा है, F पर, तब इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बना है, अनंत में। कहाँ पर बना है, अनंत पर। और कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा। कैसा बनेगा, बहुत बड़ा। ज्यों-ज्यों वस्तु नज़दीक आएगी प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, बड़ा बनना शुरू हो जाएगा। अब देखिए आप अब देख सकते हैं, जब वस्तु अपनी अनंत पर थी, जब वस्तु कहाँ पर थी, अनंत पर, तब इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा था, फोकस बिंदु पर। जब वस्तु अनंत पर, प्रतिबिंब फोकस पर। जब बिंब फोकस पर या वस्तु फोकस पर, तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था, अनंत में। उल्टा हो रहा है, क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है। ज्यों-ज्यों वस्तु अवतल दर्पण के नज़दीक आ रही है, अपना प्रतिबिंब है वो दूर होता जा रहा है। अपना प्रतिबिंब कहाँ होता जा रहा है, दूर होता जा रहा है। इसमें प्रतिबिंब है वो अनंत पर बनेगा। लेकिन अगली स्थिति के अंदर मैं क्या करता हूँ, वस्तु को फोकस बिंदु और ध्रुव के मध्य रखता हूँ। वस्तु को कहाँ पर रखता हूँ, फोकस बिंदु और ध्रुव के मध्य। जैसे ये देखिए अवतल दर्पण बाहर की ओर पॉलिश से, और इसमें मैं वस्तु को रखता हूँ, यह अपना फोकस बिंदु, और वस्तु को रखता हूँ फोकस बिंदु और ध्रुव के मध्य। ये हो गया अपना ध्रुव या वक्रता केंद्र। तब देखिए क्या होता है, वास्तव में ये किरणें आपस में बिल्कुल कहीं पर भी नहीं मिलेगी। ये किरणें आपस में कहीं पर भी नहीं मिलेगी। लेकिन अगर इन्हीं किरणों को मैं पीछे की ओर
बढ़ाऊं तो ये एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, और इसका प्रतिबिंब है वो कहाँ पर बनेगा, दर्पण के पीछे। एक ही स्थिति है अवतल दर्पण में कि जब वस्तु फोकस बिंदु और ध्रुव के मध्य रखी हो तब इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, दर्पण के पीछे। जब वस्तु F व O के मध्य हो, जब वस्तु F व O के क्या हो, मध्य हो, तब इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, दर्पण के पीछे। प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे बनेगा। कैसा बनेगा, अब की बार वास्तविक उल्टा नहीं, अब की बार कैसा है, आभासी और सीधा। अब की बार प्रतिबिंब कैसा है, अब आभासी और सीधा प्रतिबिंब है। और प्रतिबिंब कैसा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। प्रतिबिंब है वो बड़ा बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि वस्तु क्या है, नजदीक है। जब वस्तु नजदीक आएगी तो उसका प्रतिबिंब है वो बड़ा बनेगा, और जब वस्तु दूर होगी तब उसका प्रतिबिंब क्या बनेगा, छोटा बनेगा। बहुत ही आसान है। अब अपन थोड़ी सी बात करते हैं अवतल दर्पण के उपयोग के बारे में, कि अवतल दर्पण का जो प्रयोग है वो कहाँ पर किया जाता है। तो अवतल दर्पण का प्रयोग जो अपन सैटेलाइट, जो अपन टीवी का जो होता है एंटीना, उस एंटीना के अंदर भी किसका प्रयोग होता है, अवतल दर्पण का। तो अपन कह सकते हैं सैटेलाइट डिश एंटीना में किसका प्रयोग होता है, अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। दूसरा जो अपना सेविंग दर्पण होता है, सेविंग दर्पण में भी किसका प्रयोग होता है, अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। इस छवि में अवतल दर्पण का प्रयोग। तीसरी बात है कि वाहनों के हेडलाइटों में, वाहनों के हेडलाइटों में भी किसका प्रयोग होता है, अवतल दर्पण का। हेडलाइटों में, हेडलाइटों में किसका प्रयोग होता है, अवतल दर्पण का। और दंत विशेषज्ञ जो दांत के जो डॉक्टर होते हैं वो दांत के अंदरूनी छोटे छोटे भागों को देखने के लिए भी किसका प्रयोग करते हैं, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो ये अपने पास में अवतल दर्पण की कहानी हुई। आगे अपन थोड़ी सी छोटा सा टॉपिक है उत्तल दर्पण के बारे में बात करते हैं। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। और अपन बात करेंगे गोलीय दर्पण का दूसरा प्रकार उत्तल दर्पण के बारे में। उत्तल दर्पण जिसकी संरचना कैसी होती है, उत्तल दर्पण के अंदर देखिए, यह अपना कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण। इसकी पहचान क्या है, इसमें जो पॉलिश होती है वो पॉलिश कहाँ पर की होती है, अंदर की तरफ। पॉलिश कहाँ पर की जाती है, अंदर की तरफ की जाती है। जो इनमें परावर्तक पृष्ठ होती है वो कहाँ पर होती है, बाहर की ओर। परावर्तक पृष्ठ कहाँ पर होती है, बाहर की ओर। ऐसे दर्पण जिनकी परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर होती है, ऐसे दर्पण क्या कहलाते हैं, उत्तल दर्पण कहलाते हैं। ध्यान दीजिए, अपन उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं, अपसारी दर्पण। जिस प्रकार अपन ने अवतल दर्पण को कहा था अभिसारी दर्पण, तो उसी प्रकार उत्तल दर्पण को क्या कहते हैं, अपसारी दर्पण। अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं, क्योंकि जो उत्तल दर्पण होता है वो उत्तल दर्पण आने वाली प्रकाश किरणों को फैला देता है। क्या करता है, फैला देता है। अप का मतलब ही फैलाना। तो यह प्रकाश किरणों को फैलाने के कारण ही इसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, अपसारी दर्पण कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये आने वाली प्रकाश किरणों को फैला देता है। ध्यान दीजिए, अगर इसको मैं क्या मानूं, एक संपूर्ण गोला मानूं, तो इस गोले का केंद्रीय भाग क्या कहलाएगा, जो गोले का केंद्रीय बिंदु क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र। ये वक्रता केंद्र। ये देखो, इस उत्तल दर्पण के अंदर वास्तव में जो प्रकाश किरणें वो मिलती नहीं है, किरणें हैं वो फैल जाती है। लेकिन अगर इन्हीं किरणों को मैं पीछे की ओर फैलाऊं तो यह किरणें जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को अपन क्या कहते हैं, फोकस बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, फोकस बिंदु। वही इसके अंदर यह ओ बिंदु, परावर्तक पृष्ठ का मध्य भाग ओ, तो ओ और एफ के बीच की दूरी क्या कहलाएगी, फोकस दूरी कहलाएगी। तो अपन इसके अंदर देख सकते हैं कि
ये जो किरणें हैं अपन को इस प्रकार के नजर आ रही है कि ये किरणें पीछे से आ रही है, लेकिन वास्तव में पीछे से नहीं आ रही है। ये किरणें आगे से आकर वापस परावर्तित होने के पश्चात फैल जाती है। अगर इन किरणों को अपन पीछे की ओर मिलाते हैं तो एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को अपन कहते हैं फोकस बिंदु कहते हैं। तो अपसारी मतलब का अपसारी का मतलब यही है, यह किरणों को फैला देता है, इसलिए अपन इसे क्या कहते हैं, अपसारी दर्पण कहते हैं। फिर अपन बात करते हैं अपसारी दर्पण के अंदर किस प्रकार के प्रतिबिंब का निर्माण होता है। इसके अंदर अधिक प्रतिबिंब का निर्माण नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि ये किरणों को फैला देता है। किरणों को एक जगह केंद्रित नहीं करने के कारण इसमें प्रतिबिंब का निर्माण बहुत ही कम होता है। दो स्थिति ही है इसके अंदर जिसमें प्रतिबिंब का निर्माण होता है, जिसमें पहली स्थिति आपके सामने है, जब बिंब कहाँ पर हो, अनंत पर हो। इसमें देखो भी बिंब कहाँ पर है, अनंत पर। तो जब बिंब अनंत पर हो तब इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, फोकस बिंदु पर। कहाँ पर बनता है, फोकस बिंदु पर। तो अपन बात करते हैं बिंब की स्थिति कहाँ पर है, बिंब प्रतिबिंब, अपन ने बिंब कहाँ पर रखा है, बिंब रखा है अनंत पर। कहाँ पर रखा है, अनंत पर। प्रतिबिंब कहाँ पर बना है, फोकस बिंदु पर। कहाँ पर बना है, फोकस बिंदु पर। कैसा बनेगा प्रतिबिंब, बनेगा आभासी और सीधा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी और सीधा। प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है, आभासी और सीधा। और प्रतिबिंब कैसा बनेगा, बड़ा या फिर छोटा। तो इसमें प्रतिबिंब है वो कैसा बनेगा, प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब बनेगा छोटा। कैसा बनेगा, छोटा। तो यह तो अपने पास होगी पहली स्थिति। दूसरी स्थिति के अंदर, दूसरी एक ही स्थिति है और दूसरी स्थिति के अंदर अपन वस्तु को अनंत और ध्रुव के मध्य कहीं पर भी रख सकते हैं। अनंत और ध्रुव के मध्य कहीं पर भी रख सकते हैं। उसकी एक ही स्थिति में प्रतिबिंब बनेगा, वो बनेगा ध्रुव और एफ के मध्य। देख सकते हैं इस स्थिति के अंदर थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ, बिंब को नज़दीक लाता हूँ। ये मैंने बिंब को नज़दीक लेके आ गया। इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, इसी किरण को मैं अगर पीछे की ओर बढ़ाऊं तो ये गुजरेगी फोकस बिंदु से। तो ये तो अपना हो गया फोकस बिंदु। और दूसरी स्थिति के अंदर जो दूसरी किरण है वह यहाँ पर मिलती। इसका मतलब इसका जो प्रतिबिंब है वो कहाँ पर बना, यहाँ पर बना। प्रतिबिंब कहाँ पर बना, यहाँ पर बना। कैसा बना, बड़ा। कहने का मतलब है एक ही स्थिति है जब मैं वस्तु को अनंत और ध्रुव के मध्य रखूं। जब वस्तु को मैं कहाँ पर रखूं, अनंत और ध्रुव ओ के मध्य रखूं, तब इसका प्रतिबिंब ओ और एफ के मध्य ही बनेगा। तो अपन यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, जब वस्तु को अनंत व ध्रुव ओ के मध्य रखूं, ओ को मध्य रखा, तब इसका प्रतिबिंब कहां पर बना, एफ व ओ के मध्य। एफ और ओ के मध्य प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी और सीधा। आभासी और सीधा। प्रतिबिंब कैसा होगा, छोटा। ठीक है। तो ये तो होगी उत्तल दर्पण के अंदर बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में। फिर अपन बात करते हैं उत्तल दर्पण के उपयोग। उत्तल दर्पण के प्रयोग कहां पर करते हैं, देखिए उत्तल दर्पण का प्रयोग गाड़ियों के अंदर पीछे के वाहनों के दृश्य को देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो वह है उत्तल दर्पण। गाड़ियों में या वाहनों में पीछे के दृश्य को, वाहनों में पीछे के दृश्य को देखने के लिए
कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। जो वाहन होते हैं उस वाहनों के जो साइड कास्ट लगे होते हैं उस साइड कास्ट में कौन सा दर्पण होता है? उत्तल दर्पण होता है। दूसरा इसका प्रयोग है वो है एटीएम मशीनों में। एटीएम मशीनों में भी पीछे के दृश्य को देखने के लिए, पीछे के दृश्य को देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। जो एटीएम का यूज़ करने वाला ग्राहक है वो आसानी से पीछे के लोगों को देख सकता है कि वो लोग क्या कर रहे हैं। तो ये तो अपने पास में हो गई उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के बारे में जानकारी। आज की वीडियो में इतना ही। अपन मिलते हैं कल एक और नई वीडियो के साथ में। थैंक्स, ऑल द बेस्ट।